नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में अभी आप अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और आज इस अध्याय 3 का 7वां हिस्सा, 7वां भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज के इस वीडियो में इस अध्याय का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आया है, आने योग्य है और यहां से अनेक लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। तो समय न गवाते हुए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। आज का जो प्रश्न है वो है साख पत्र क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा जब भी बनेगा। अब साख पत्र जितने प्रकार के हैं उन सबसे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। पूछ देगा चेक क्या है, पूछ देगा बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, पूछ देगा आपसे कि हुंडी क्या होती है, यात्री चेक क्या होता है। तो यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। तो जरा समझते हैं साख पत्र होता क्या है। चूंकि इससे पहले भी 6 वीडियो मैं बना चुका हूं इस अध्याय पर आधारित और उसमें कई बार साख और साख पत्र के बारे में चर्चा हुई है, तो डिटेल में बहुत मैं नहीं जाऊंगा चूंकि इन बहुत सारे टॉपिकों पे चर्चा हो चुकी है। अब उन वीडियो को आप देखे होंगे या देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। साख पत्र होता क्या है, तो ये एक प्रकार का कागज का टुकड़ा है या कागज का कोई विशेष संरचना वाला रूप होता है जिसका उपयोग मुद्रा के रूप में यानी रुपया के रूप में किया जाता है। आपके देश में रुपया चलता है तो रुपया के रूप में किया जाता है। तो अपने ही देश के समकक्ष में हम समझा रहे हैं। हम इंग्लैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड और अमेरिका नहीं जा रहे हैं। डॉलर और रूबल वगैरह इस समय बात नहीं कर रहे हैं। तो साख पत्र एक प्रकार का मुद्रा है जी, जिसका उपयोग एक प्रकार से मुद्रा के ही रूप में किया जाता है, लेकिन रियल में ये मुद्रा नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर नोट जो मुद्रा है आपके देश की, जो रुपया है, जिसे रुपया आप कहते हैं, उसमें और इस साख पत्र में क्या अंतर है। क्योंकि हमने बताया कि इसे भी मुद्रा के रूप में यूज करते हैं, तो इसमें उसमें कुछ अंतर होगा ना। अंतर है। क्या अंतर है? तो जहां रुपया अर्थात नोट, सिक्के जो चलते हैं, जिसका आप सामान खरीदने में उपयोग करते हैं, उसको सरकार ने लीगल टेंडर यानी वैधानिक मान्यता उसको दे रखा है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति या कोई दुकानदार देश में जो रुपया चल रहा है, जो सिक्के चल रहे हैं, उसको लेने से इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार कर सकता है तो मुकदमा भी उस पर चल सकता है। इसके विपरीत, इसके उल्टा साख पत्र को सरकारी मान्यता नहीं प्राप्त है, यानी सरकार का ये लीगल टेंडर नहीं है, इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए जब भी कभी आप किसी को साख पत्र के रूप में मुद्रा अदा करते हैं या देते हैं, तो वो व्यक्ति पर यह निर्भर करता है कि वो आपके इस साख पत्र को स्वीकार करेगा अथवा नहीं करेगा। जैसे आप किसी से रुपया लिए थे, वो नोट में दिया था, कैश में दिया था, 5,000 लिए थे। अब जब उसको आप लौटा रहे हैं तो आपने कहा कि भाई मैं चेक काट के दे रहा हूं। अब चेक क्या होता है थोड़े से में समझ लीजिए। ये मेरे हाथ में जो है ये चेक है, ये SBI का चेक है। तो इस टाइप का एक चेक होता है, बताएंगे इसके बारे में डिटेल। तो अगर मैं चेक पर काट के उसको दे दिया कि ये 5,000 है, जाओ स्टेट बैंक से निकाल लो, मेरे अकाउंट से वो निकाल के बैंक मैनेजर तुमको दे देगा, तो वो व्यक्ति कह सकता है कि नहीं नहीं सुनिए, मैं चेक में नहीं लूंगा, मुझे आप कैश दीजिए। अब आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती आप उसको नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुमको चेके में लेना होगा, हम कैश नहीं देंगे। क्योंकि चेक एक प्रकार का साख मुद्रा है और साख मुद्रा को लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए आप दबाव नहीं बना सकते। इसको वैधानिक, इन चीजों को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आप इस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो चाहता है कि कैश में दीजिए तो कैश में उसको देना पड़ेगा। खैर, तो ये साख पत्र और मुद्रा में थोड़ा सा एक अंतर जो स्पष्ट था वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं बात साख पत्र पे। तो साख पत्र जान गए आप, ये एक प्रकार की मुद्रा है। अब साख पत्र कितने प्रकार का होता है, तो देखिए साख पत्र मूलतः
7, 8 या 9 प्रकार का होता है, लेकिन आपके किताब में 6 प्रकार दिए हुए हैं, इसलिए आप 6 ही को जान लीजिए तो आपके लिए काफी हो जाएगा। यहीं से लघु उत्तरीय और यहीं से दीर्घ उत्तरीय सवाल जो भी आने होंगे आएंगे। सबसे पहला जो साख पत्र है वो है चेक, जिसको हम चेक कहते हैं, देखेंगे इसके बारे में डिटेल। दूसरा है यात्री चेक, जिसको हम लोग ट्रैवलर चेक कहते हैं। तीसरा है विनिमय बिल, जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। चौथा है प्रतिज्ञा पत्र यानी प्रमोसरी नोट है ये। पांचवा है बैंक ड्राफ्ट, जिसको इंग्लिश में भी बैंक ड्राफ्ट ही कहा जाता है। और छठा है हुंडी, जिसको इंग्लिश में भी हुंडी ही कहा जाता है। तो ये 6 जो हैं ये साख पत्र हैं जो मुद्रा के रूप में यूज किए जाते हैं, जो मुद्रा के रूप में जिनका प्रचलन है। अब इसमें से कुछ का प्रचलन लगभग बंद हो चुका है, कुछ का प्रचलन अभी भी है, यानी खूब चलता है, वो खूब उसका यूज किया जाता है साख पत्र के रूप में। अब एक एक करके देखते हैं सबको, चूंकि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो एक एक की व्याख्या करनी होगी। तो सबसे पहला है चेक। चेक क्या होता है? ये चेक बैंक द्वारा जारी कागज का एक टुकड़ा चेक कहलाता है, जो बैंक अपने ग्राहकों को देती है या उसके लिए जारी करती है। अब इस चेक, अब आते हैं कि चेक वो माध्यम है जिसके अनुसार या जिसके मदद से खाता धारक अपने बैंक को ये आदेश देता है कि अमुक व्यक्ति को इतना पैसा दे दिया जाए, ये मेरा आदेश है। अब उदाहरण से समझिए, ये अगर मेरा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, तो जैसे ही आप खाता खुलवाएंगे किसी भी बैंक में, तो बैंक आपको एक ATM कार्ड और इस तरह का एक चेक देगा। अब आप ATM का तो यूज समझ चुके हैं, चूंकि उस पर वीडियो बन चुका है। अब चेक की बारी है, यानी ये साख पत्र है, ये चेक साख पत्र है, इसकी बारी है। तो वो चेक दे दिया बैंक आपको। अब इस चेक को ले गए आप, और किसी को आपको 5,000 रुपया देना है, आपके पास इतना फुर्सत नहीं है कि बैंक से निकाल के उसको दे पाए, तो आप क्या करेंगे, घर पे ही चेक काट देंगे। चेक, ये देखिए ये चेक है और इस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये स्टेट बैंक का चेक है, यह स्पष्ट है। अब इस चेक पर पहले से मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, पहले से वो छाप के देता है, अकाउंट नंबर मेरा लिखा हुआ है। अब बात आती है कि किसी व्यक्ति को हमको क्या करना है, 5,000 रुपया देना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है पे, तो किस व्यक्ति को हम पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए धर्मेंद्र कुमार को हम पे कर रहे हैं, यानी धर्मेंद्र कुमार को पैसा देना है, तो हम ऊपर लिख देंगे धर्मेंद्र कुमार। उसके बाद लिखा है नीचे रूपी, यानी कितना रुपया देना है, तो मान लीजिए 5,000 देना है, तो हम लिख दीजिए यहाँ 5,000। इसको हम 5,000 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 5,000, तो FIV5 और 1000 का स्पेलिंग लिख देंगे। अब यहाँ पर आप अंक में लिखेंगे, यानी 5,000 लिखेंगे अंक में 50000, तो इस तरह से 5,000 लिख देंगे, ठीक है। अब इतनी चीजें आपकी हो गई। अब यहाँ पर सिग्नेचर आपका होगा, आप खाता धारक हैं तो आप सिग्नेचर अपना करेंगे, आपका ही ना खाता है, हम ही ना पैसा दे रहे हैं, तो हम यहाँ सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर कर दिए तो अब उसके बाद आप उसको फाड़ के ये दे सकते हैं कि ये लो चेक काट दिया मैं 5,000 का, जाके स्टेट बैंक से निकाल लेना, वो तुमको दे देगा। तो ये मैंने क्या किया, आदेश, मैंने ये चेक के माध्यम से मैंने बैंक को आदेश दिया कि मेरा भाई खाता नंबर आपके बैंक में है और उसमें पैसा उतना है जितना का मैं चेक काट रहा हूं उससे ज्यादा पैसा है, तो इतना पैसा इस आदमी को दे दिया जाए। अब एक दुविधा है, क्या दुविधा है, मान लीजिए चेक बंदा ले जा रहा है और रास्ते में गिर गया चेक और किसी अन्य व्यक्ति को मिल गया, तो वो क्या करेगा, वो उठाएगा और बैंक लेके चला जाएगा और कहेगा कि मुझको 5,000 रुपया दीजिए, और बैंक मैनेजर आराम से ये चेक जमा करके उसको 5,000 रुपया दे देगा। ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो अब क्या उपाय है इसका, उपाय ये है कि जब भी चेक काटता है कोई भी बंदा, जिसको चेक जो काट रहा है बराबर वो जानता है, जिसको चेक काट रहा है, जैसे धर्मेंद्र कुमार को मैंने चेक काटा, तो मैं पीछे इस चेक को फाड़ूंगा इस तरह से, इतना कुछ जो लिखा हुआ हूं वैसे ही रहेगा, इसको फाड़ूंगा और फाड़ के पीछे
धर्मेंद्र कुमार को कहूंगा कि धर्मेंद्र भाई यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दो, तो धर्मेंद्र जी अपना सिग्नेचर कर देंगे और मैं उसको गोल करके अटेस्ट कर दूंगा मतलब मैं वेरीफाई कर दूंगा कि यही सिग्नेचर वाले को ये पैसा मिलना चाहिए। तो नीचे ऐसे खींच के मैं लिख दूंगा, अपना सिग्नेचर मार दूंगा। यानी धर्मेंद्र कुमार के नाम को गोल करके हम इनको प्रूफ कर दिए कि यही नाम का व्यक्ति जो है, इसी को चेक काटना, इसी को पैसा देना है। तो गोल करके यहाँ पर अपना नाम, अपना सिग्नेचर मार दिए, हो गया। अब वो बंदा ले जा रहा है ये चेक, रास्ते में कहीं गिर गया। अब वो जाएगा कोई आदमी, अन्य आदमी बैंक में, कहेगा कि हमको इस चेकवा में जो पैसा लिखा हुआ दीजिए, तो वो कहेगा कि ठीक है। तो पीछेवा देखेगा, बैंक का जो मैनेजर है चाहे काउंटर पर जो भी है, वो देखेगा तो देखेगा कि धर्मेंद्र कुमार का सिग्नेचर मारा हुआ है। तो वो कहेगा कि भैया सुनो, इस सिग्नेचर तनी मारो, तो अपना सिग्नेचर करो। अब वो आदमी धरा जाएगा वहाँ। अब उसका सिग्नेचर तो मैच करेगा नहीं, तो मैच नहीं करेगा तो वो पैसा नहीं देगा। तो अगर धर्मेंद्र कुमार ओरिजिनल जो धर्मेंद्र कुमार का पैसा आप काटे हैं वो ले जाके अगर देता है बैंक मैनेजर को या बैंक के किसी कर्मचारी को जो काउंटर पर रहता है, तो अगर उसको देता है तो वो कहेगा कि आप यहाँ अपना सिग्नेचर कीजिए। तो सिग्नेचर करेगा धर्मेंद्र ओरिजिनल वाला, तो सिग्नेचर मैच कर जाएगा तो इस चेक को बैंक रख लेगा अपने पास और रख के उसको 5,000 रुपया दे देगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो चेक है ये क्या काम किया, ये साख पत्र हुआ, विश्वास का एक पत्र हुआ, या यूं कहें कि एक मुद्रा के रूप में ये काम किया। 5,000 आपने लिखा और 5,000 उस बंदे को वहां मिल गया। तो ये एक प्रकार की मुद्रा हुई। ये इसको हम साख मुद्रा या कागज की मुद्रा, या यूं कागज की मुद्रा नहीं, साख मुद्रा ही कहते हैं, विश्वास वाली मुद्रा कहते हैं। तो चेक का ये फंक्शन था। चेक जो मैंने बोला उसमें से आपको जितना समझ में आए 2-4-5 लाइन में लिखिएगा, काम आपका निकल जाएगा। अब आते हैं एक और दूसरे साख पत्र पर। दूसरे साख पत्र का नाम है यात्री चेक, ट्रेवलर्स चेक इसको कहते हैं। अब सपोज कीजिए ट्रेवलर्स चेक क्या होता है, ये भी एक प्रकार का बैंक के द्वारा जारी किया गया पत्र है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति इस यात्री चेक को किसी बैंक से कटवाकर दूसरी जगह जाकर उसी बैंक से, यानी उसी बैंक के किसी अन्य ब्रांच से उतना पैसा निकाल सकता है। आपको बात समझ में नहीं आई होगी, जरा समझिए। यात्री चेक जैसे हमको जाना है कलकत्ता और हम चाह रहे हैं, और हमको जाना है कलकत्ता और हमको 20,000 रुपया या 25,000 रुपया ले जाना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पॉकेट में ठूंस के 25,000 हम नहीं ले जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने बैंक में जाएंगे। SBI का मेरा बैंक है, मैं बैंक में जाऊंगा और कहूंगा बैंक मैनेजर साहब को कि एक बैंक मैनेजर साहब आप यात्री चेक काट दीजिए 25,000 का, ठीक ना, चूंकि हम पैसा लेके जाना नहीं चाहते हैं, तो आप काट के हमको दे दीजिए। बैंक मैनेजर कहेगा कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। बैंक मैनेजर एक यात्री चेक निकालेगा, उसके यहाँ होता है वो यात्री चेक किसी टाइप का होता है, निकालेगा और निकाल के उस पर बैंक अमाउंट लिखेगा, पैसा लिखेगा। जैसे 25,000 उसको ले जाना है तो 25,000 लिख दिया। इनसे कैश ले लिया पैसा, इनसे कहेगा कि ठीक है आप दे दीजिए अभी पैसा दिया, तो 25,000 का चेक काट के दे देगा। वो बैंक क्या करेगा, 25,000 का चेक काट के दे देगा। अब चेक इसी तरह का होगा, एक पन्ने का, तो पन्ना फाड़ के वो आपको दे दिया। वो पन्ना को रख लीजिए पॉकेट में, ट्रेन पे चढ़िए या एरोप्लेन से जा रहे हैं तो एरोप्लेन पे चढ़िए, सीधे आप कलकत्ता पहुंचिए। और कलकत्ता में किसी भी SBI ब्रांच में आप जाइए, या मुख्य ब्रांच में, ज़्यादातर मुख्य ब्रांच में होता है, मुख्य जो SBI का ब्रांच है वहां पर जाइए और इस चेक को दिखाइए। उस चेक को आप जैसे ही दिखाइएगा तो चूंकि आपका सिग्नेचर उस पर, यहाँ पर बैंक मैनेजर सिग्नेचर आपका करवाया था और उसी का लोगो लगा दिया था, यानी कि उसी को कट एंड पेस्ट करके कंप्यूटर से ये डाल देता है। और वहाँ पर जब आप इस चेक को लेके जाते हैं तो बैंक मैनेजर या वहाँ का जो कर्मचारी हुआ आपसे कहता है कि यहाँ आप अपना सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर जब मैच कर जाएगा तो वहाँ का बैंक मैनेजर या वहाँ का कोई कर्मचारी बैंक में जो है वो उतना पैसा आपको दे देगा। यानी इससे क्या फायदा हुआ आपको, इससे फायदा हुआ कि आपको 25,000 रुपया लेके जाना नहीं पड़ा। यात्री चेक की मदद से आप वहां
सिर्फ एक चेक लेके गए, यात्री चेक लेके गए जो आपके ब्रांच ने यहाँ काटा था, और वहाँ के उसी दूसरे किसी ब्रांच ने आपको उतना पैसा दे दिया, तो पैसा ले जाने का झंझट जो था वो खत्म हो गया। तो यात्री चेक ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का पैसे का काम कर रहा है, रुपए का काम कर रहा है। तो ये भी इसे साख पत्र की श्रेणी में ये भी आता है। ठीक है, अब आते हैं, एक है विनिमय बिल। विनिमय बिल ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। किसी ऋणदाता द्वारा किसी ऋणी को जारी किया गया एक कागज का टुकड़ा जिस पर ऋणदाता ऋणी से पैसे की मांग करता है, वो विनिमय बिल कहलाता है। जैसे आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाला महीने का जो फीस उसका बनता है 300 या 400 रुपये, उसके लिए एक बिल काट के देता है आपको, जिसको आप लोग रसीद भी कहते हैं या बिल भी कहते हैं। वो बिल काट के देता है और उस बिल पे वो आग्रह करता है, या जो एक महीने का महीना है वो मांग करता है उस बिल की मदद से कि एक महीने का महीना हमको चाहिए। या आप यूं समझ लें, आप बिजली बिल देखा है आपने, बिजली बिल भी इसी प्रकार का एक विनिमय बिल है। बिजली बिल की कंपनियां आपके यहाँ बिल दे जाती हैं कि आपका एक महीने का इतना बिल हुआ, तो वो बिल में आग्रह कर रही है कि हमको इतना पैसा चाहिए। तो वो क्या है, वो ऋणदाता है। एक महीना बिजली दी है ना आपको, एक महीना के बाद आपको बिल दिया है, तो वो ऋणदाता है और आप एक महीना का बिल आप पे उसका बनता है, तो आप ऋणी हैं। तो अब उस बिल के माध्यम से वो ऋणदाता एक ऋणी को बिल देता है, और ये ऋणी जो है उस बिल को उस माध्यम से या उसके आधार पर उसको वो पे करता है, जाके ऑफिस में या जहाँ भी आपको सुविधा है वो बनाया हुआ है वहीं पर जाकर आपको बिल पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये विनिमय बिल आप समझ चुके होंगे। हर जगह बिल वगैरह है, हर जगह ये है। बहुत ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर बिल काटे जाते हैं और बिल के माध्यम से एक्सचेंज होता है, रुपए पैसे जमा वगैरह किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला, चौथा, प्रतिज्ञा पत्र। एक चीज और समझ लीजिए इसमें कि विनिमय बिल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके 3 पक्ष होते हैं। एक वो पक्ष होता है जिसे हम ऋणदाता कहते हैं, या यूं कहें कि जो बिल लिखता है वो ड्रॉअर कहलाता है या ऋणदाता कहलाता है, यानी क्रेडिटर कहलाता है। जैसे मेरा पैसा आप पर बकाया है तो मैं बिल काटूंगा ना आपके नाम का, तो मुझे ऋणदाता कहा जाएगा। मैंने ही ना पैसा दिया है, मेरा पैसा ना आप पर बकाया है, तो ऋणदाता या क्रेडिटर कहते हैं। या उसको जो लिख रहा है यानी ऋणदाता ही कहिए उसको ड्रॉअर भी कहते हैं। एक दूसरा जो पक्ष है जिसने पैसा लिया है या जिस पर पैसा बनता है वो ऋणी कहलाता है, उसको डिबॉटर कहते हैं या उसको ड्रॉ भी कहते हैं। और एक तीसरा जो पक्ष होता है जो अमाउंट प्राप्त करता है उसको पेई कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझ लीजिए। मैं स्कूल का मालिक हूं, एक लड़के पर पैसा बना है एक महीने का 500 रुपया, तो मैं क्या हूं, मैं ऋणदाता हूं जिसको ड्रॉअर भी कहते हैं, जो लिखता है बिल काटता है, या ऋणदाता को क्रेडिटर भी कहा जाता है। तो मैंने बिल काटा किसके नाम से, मान लीजिए लड़के का नाम मोहन है तो मैंने मोहन के नाम से बिल काटा, तो ऋणी कौन हुआ, वो मोहन हुआ। यानी कि पैसा किस पर बन रहा है, एक महीना वो पढ़ा है तो पैसा उस पर बन रहा है, तो वो ऋणी है, उसको ड्रैबी बोलते हैं या डिबॉटर बोलते हैं। अब उसको मैंने रसीद काट के दे दिया, अब वो ले जाएगा अपने पापा के पास, पापा से पैसा मांग के लाएगा और फिर काउंटर पर, जहां पैसा जमा करने का काउंटर है वहां पर जमा करेगा। तो जो व्यक्ति प्राप्त करेगा उसे प्राप्तकर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पेई बोलते हैं, जिसको आपने पे किया। ठीक है, तो ये विनिमय बिल के
तीन पक्ष होते हैं, इन तीनों पक्षों को ध्यान में रखें, तभी आपको अगला चौथा नंबर पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट है, जो चौथा नंबर साख पत्र है वो है प्रतिज्ञा पत्र, यानी प्रमोसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? अब विनिमय बिल कौन जारी करता है? ऋणदाता, जो कर्जा देता है या जिसका किसी पर उधार है, जिसने किसी को पैसा दिया है। लेकिन प्रतिज्ञा पत्र कौन जारी करता है? ये ऋणी जारी करता है। ऋणी जो कर्ज लिया है वो जारी करता है, किसके लिए? ऋणदाता के लिए। अब उदाहरण से समझिए, मैं आपको पैसा दिया हूं तो मैं क्या जारी करूंगा आपके लिए? विनिमय बिल जारी करूंगा। और आप क्या जारी करेंगे या आप क्या हमको देंगे? आप देंगे प्रतिज्ञा पत्र देंगे। मैंने आपको 5,000 रुपया दिया है, अगर दिया है मान लिया जाए, तो मैं 5,000 रुपया अपना मांगने के लिए विनिमय बिल जारी करूंगा। लेकिन आपको जब दिया था तो आपसे मैंने कहा था कि आप प्रतिज्ञा पत्र दे दिए, जिसको हम लोग शपथ पत्र भी कहते हैं। नहीं कहता है मैं शपथ खाता हूं कि मैंने आपका इतना पैसा आज इतना दिनांक को लिया, जिसे मैं 2 महीने बाद आपको लौटाने का वादा करता हूं। ये इतनी बात लिख के हाथ से अटेस्टेड करेगा, वो अपना हस्ताक्षर करेगा, या ज़्यादातर लोग इस काम को किसी छोटे मोटे न्यायालय में जाके करवाते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं। तो वो जो ऋणी है, जो कर्ज लिया है, वो प्रतिज्ञा पत्र जारी करता है, वो प्रतिज्ञा पत्र तैयार करता है। वो लिखता है कि मैं अमुक व्यक्ति से या मैं मोहन से या सोहन से इतना पैसा आज की डेट में इतने समय में ले रहा हूं और मैं इतने दिनों बाद लौटाने का वादा करता हूं। नीचे अपना सिग्नेचर होगा और फिर कचहरी का साइन मोहर हेन तेन जो भी होना है, कागजी काम, कानूनी काम, वो हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा पत्र हमेशा याद रखिएगा। विनिमय पत्र जो है, विनिमय बिल जो है, वो ऋणदाता जारी करता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र जो है वो ऋणी जारी करता है, जो कर्ज लिया है। जो कर्ज दिया है वो विनिमय बिल जारी करेगा, जो कर्ज लिया है वो प्रतिज्ञा पत्र जारी करेगा। तो ये भी एक प्रकार का साख पत्र है, साख का माध्यम है। अब क्या हुआ, भरोसा ना हो गया हमको, आपने जब लिखा पढ़ी हो गया कोर्ट में तो हमको भरोसा हो गया कि ठीक है भैया, नहीं दीजिएगा तो फिर केस करेंगे हम। इसी के आधार पर, यही प्रतिज्ञा पत्रवा के आधार पर हम केस करेंगे। वहां कोर्ट में कहेंगे कि देखिए मिलोड, 2 महीना पहले हमसे पैसा लिए था, देखिए लिख के काका दिए थे कि 2 महीना बाद हम पैसा लौटा देंगे। कब लिए थे डेट भी लिखे हैं, उनका सिग्नेचर भी है। अब कह रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे, तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई जो होनी होगी वो होगी। तो प्रतिज्ञा पत्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साख पत्र है। अब हम देखते हैं आगे बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट 5वां नंबर, बैंक ड्राफ्ट ये रुपए किसी दूसरे जगह भेजने का सबसे सस्ता और सबसे सुगम साधन है। ये भी एक साख पत्र है जो किसी बैंक द्वारा अपने ही किसी दूसरे बैंक की शाखा के लिए जारी किया जाता है, और इसके माध्यम से आसानी से एक जगह से दूसरे जगह बड़ा अमाउंट, ज़्यादा राशि भेजी जा सकती है, ज़्यादा रुपया पैसा भेजा जा सकता है। अब व्यवहारिक ढंग से समझिए कैसे। मैं भभुआ रहता हूं और मुझे पैसा 3 लाख रुपया दिल्ली भेजना है किसी व्यक्ति के पास, तो कैसे वो पैसा जाएगा? और मैं जाना नहीं चाहता हूं या मेरे पास टाइम नहीं है जाने का, तो लेकिन पैसा तो मुझे भेजना है। अगर मैं पेटीएम या और किसी चीज़ का यूज वैसा नहीं करता हूं, इंटरनेट सुविधा मैं यूज नहीं करता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा अपने बैंक में और बैंक के मैनेजर से बोलूंगा कि एक 3 लाख का बैंक ड्राफ्ट बना दीजिए अमुक व्यक्ति के नाम से। क्लियर? किसी व्यक्ति के नाम से ये बैंक ड्राफ्ट बनवा दीजिए। अब वो बैंक मैनेजर उसके एवज में, उस ड्राफ्ट को बनाने के एवज में कुछ शुल्क हमसे लेगा, कुछ उसका
शुल्क लेता है, कुछ फ़ी लेता है, वो पैसा फ़ी के रूप में लेगा और हमारा 3 लाख रुपया लेगा। और एक बैंक ड्राफ्ट का कागज़ होता है, जैसे चेक होता है उसी तरह का, उस पर वो 3 लाख का बैंक ड्राफ्ट, 3 लाख का अमाउंट लिखेगा। किसको? दिल्ली में अपने ही ब्रांच के किसी शाखा को या शाखा के नाम काट देगा और उस पर बैंक मैनेजर अपना जो उसका सिग्नेचर होता है वो मारेगा। चूंकि एक बैंक मैनेजर का सिग्नेचर अन्य ब्रांचों में भी होते हैं, अब वो सिग्नेचर उस पर मारेगा और उसके बाद वो चेक, वो जो बैंक ड्राफ्ट है, वो बैंक ड्राफ्ट हमको 3 लाख का बना के दे देगा। अब उस बैंक ड्राफ्ट को मैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उस व्यक्ति के पास दिल्ली भेज दूंगा। अगर स्पीड पोस्ट मैंने किया तो लगभग 24 घंटा या 48 घंटा हार्डली में उसके पास पहुंच जाएगा। और वो बंदा जिसको वो चेक बैंक ड्राफ्ट मिला है, वो उस बैंक ड्राफ्ट को लेके वहाँ के मुख्य ब्रांच में, अगर एसबीआई में मैंने कटवाया है तो वो दिल्ली के एसबीआई के मुख्य ब्रांच में जाके इस बैंक ड्राफ्ट को मैनेजर को दिखाएगा और कहेगा मुझे ये अमाउंट चाहिए। वो मैनेजर उस बैंक ड्राफ्ट को लेगा और कहेगा, हाँ एक चीज़ और होता है कि उसी बैंक ड्राफ्ट पर उस बंदे का अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, या वो वहाँ भी कह सकता है या नहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। वो बंदा वहाँ जब बैंक ड्राफ्ट मैनेजर को देगा तो बैंक मैनेजर बोलेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट लाइए जिसमें इस पैसे को डालूंगा मैं, क्योंकि मैं कैश नहीं दूंगा, कैश बहुत कम बैंक देते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो आप वो बंदा वहाँ दिल्ली में बैंक ड्राफ्ट जमा करेगा और वहाँ का मैनेजर उसके अकाउंट में वो अमाउंट डाल देगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें भभुआ ही रहना पड़ा, वो दिल्ली ही रहा और पैसा यहाँ से 3 लाख वहाँ चला गया। तो बैंक ड्राफ्ट पैसे पहुँचाने का बहुत ही सुरक्षित और सुगम साधन है। इसमें बैंक, कोई खास बैंक अपने ही किसी ब्रांच को ये आदेश जारी करता है कि अमुक व्यक्ति को इतना पैसा दिया जाए। क्लियर? अब आते हैं हुंडी पर। हुंडी ये क्या होता है इसके बारे में अभी समझते हैं। सॉरी, थोड़ा दूध वाले आ गए थे तो मैं दूध लेने चला गया था। हाँ, तो बात अब लास्ट टॉपिक की हो रही है, हुंडी। हुंडी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का साख पत्र है। अब हुंडी और विनिमय बिल, इन दोनों में खास अंतर नहीं है, दोनों लगभग एक ही टाइप का है। विनिमय बिल और हुंडी लगभग एक ही टाइप का है। अब प्राचीन काल में, या यूं कहें कि पुराने जमाने में, पहले के समय में, जो आज विनिमय बिल है पहले हुंडी हुआ करता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि विनिमय बिल ये ज़्यादातर अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है और हुंडी जो है वो स्थानीय भाषा में लिखा हुआ होता है। अब हुंडी पर ये टाइप गोल टाइप का होता है। आपने सीरियल देखा है पुराना वाला, जिसमें महाराजा का चिट्ठी ऐसे पढ़ता है, लोग ऐसे खोलता है, ये फलाना ये ऐसे करके पढ़ता है, उसी टाइप का हुंडी होता था। उसमें एक कागज होता था, दोनों ओर लकड़ी लगा हुआ होता था, उसमें लिख दिया जाता था कि अमुक व्यक्ति को मालूम कि कि आप जिस व्यक्ति के हाथ से मैं ये हुंडी भेज रहा हूँ, ये कागज भेज रहा हूँ, उसको आप इतना पैसा दे देंगे। तो ये एक आदेश पत्र टाइप का होता था, ये एक ऑर्डर दिया जाता था और वो हुंडी लेके वो जो बीच वाला बंदा है, जिसको आप संबदिया कह सकते हैं या बीच का आदमी कह सकते हैं या तसीली वाला आदमी कह सकते हैं, वो लेके पहुंचता है हुंडी को और जैसे ही जिस व्यक्ति के पास देना था उसको देता है, वो हुंडी को निकाल के पढ़ता है और पढ़ के उसको अपने पास रखता है और उसके बाद उसको उतना पैसा दे दिया जाता है। तो हुंडी ये एक प्रकार का साख पत्र है जो पहले के समय में चलाया जाता था, पहले के समय में काफ़ी प्रचलन में था। जब बड़े बड़े व्यापारी 6-6 दिन का यात्रा करके कहीं कहीं जाते थे और कोई कोई सामान बेचते थे, और ये काफ़ी प्रचलन में उस वक्त था। तो आज का जो विनिमय बिल है वही पहले का हुंडी था। अंतर यही था कि विनिमय बिल जो है वो इंग्लिश में ज़्यादातर लिखा हुआ होता है
और हुंडी जो है ये लोकल भाषा में लिखा हुआ होता था, यानी जो स्थानीय भाषा होती थी उस भाषा में इसको लिखा जाता था। जैसे यहाँ के स्थानीय भाषा भोजपुरी है तो ये हुंडी पर भोजपुरी में लिख देंगे कि प्रिय विनय भाई आपको मालूम, प्रिय विनय भैया आपके मालूम कि हम ई आदमी के आपके पास भेजतानी रवा एकरा के 500 रुपया दे देब, आपके शुभचिंतक प्रवीण भैया या कुछ अपना लिख देगा, तो वो जो लेके जाएगा उसको 500 रुपया मिल जाएगा। यही हुंडी हुआ करता था। ठीक है, तो आज आपने ये समझ लिया, हमें जहाँ तक लगता है। अब आपको कितना समझ में आया है मैं नहीं कह सकता, आपके जो कमेंट्स आएंगे उससे हमको लगेगा कि हाँ आपने कितना समझा है। चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक एक चीज़ को मैंने उदाहरण देकर बताया है, तो साख पत्र मैंने पूरा आपको बता दिया और इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हो गया। अब इस अध्याय में एक वीडियो और बनाऊंगा, इस अध्याय से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं या आने योग्य हैं उस पर आधारित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज में बनाऊंगा और डालूंगा। उसके बाद हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह आपने साख पत्र को समझ लिया। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।